ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है सबको? परफेक्ट. In the last lecture we were discussing about health and diseases which are concerned with the Indian population, mainly with Indian population. उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. अब हम इंडिया के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इंडिया के हिसाब से हम लोग जो डिसीजेस से कंसर्न है उन पे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, राइट? तो हमने वैसे कुछ डिसीजेस की लिस्ट देखी थी, कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो वो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे कुछ हमने देखे थे. ओके, तो उसमें से मैं एक दो आपको पूछती हूँ. If you are remembering, please write the name of that organism or whatever the disease caused by that organism which I asked in the chat box. Okay, क्विक रिविजन की तरह हम लोग कर लेंगे कि कितना याद है. सो टाइफॉइड ये जो डिसीज है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है? इज इट अ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ या फंगस? इन चारों में से किसकी वजह से टाइफॉइड ये डिसीज होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने: बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजुआ. करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट. द आंसर इज बैक्टीरिया. एंड कैन यू नेम दैट बैक्टीरिया? इफ नॉट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. हमने एक ही बार लेक्चर में वो बैक्टीरिया का नाम पढ़ा है. वेरी गुड, you are remembering it very well, that Salmonella typhi is the bacteria which causes typhoid. Perfect. Then dengue is caused by which of the following? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजुआ? डेंगू किससे होता है? कॉजेटिव एजेंट क्या है डेंगू का? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ? It's virus. The correct answer is virus. Very good. Perfect. Then ओके, उसी के हिसाब से हम थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पास है. इसमें एक ये ऐसा क्वेश्चन है: विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस हैज बीन इरेडिकेटेड? ये आके गया है, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो डिसीज की लिस्ट दी है इनमें से कौन सा डिसीज इरेडिकेटेड, मतलब पूरी तरह से चला गया है. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इनमें से डिसीज में से कौन सी हमें दिखाई नहीं देती है? What will be the answer? Okay, the answer is all of the above. सारे जो है स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट, पोलियो, ये सब कुछ हमने इरेडिकेट कर दिया है. मतलब इंडिया में ये सब का इरेडिकेशन हो चुका है. ओके, इरेडिकेशन इस डेफिनेशन में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन को ये डिसीज नहीं हो रहा, उसके ऊपर वैक्सीन या फिर कोई प्रॉपर इलाज ये डिफाइन हो चुका है. ओके, वैसे ही और थोड़े क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है. प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम. अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि प्लेग किसी बैक्टीरिया से होता है जो रैट से फैलता है. तो उसका बैक्टीरिया कौन सा है? 3 बैक्टीरिया के नाम उन्होंने दिए और चौथा ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द अबव है. तो ये 3 बैक्टीरिया में से विच बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन प्लेग? आप पूरा बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. 1 2 3 आपके सामने मैंने स्क्रीन इसलिए रखा है ताकि थोड़ी देर देती हूँ मैं आपको आंसर करने के लिए, उसके बाद आई विल चेक द आंसर इन द मीट. Perfect, very good. Yersinia pestis is the correct answer. Perfect. Or elephantitis is caused by इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है: फिलेरियल वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, स्टेप वर्म्स, नन ऑफ द अबव. आपको नाम याद है उसका? एलिफेंटाइटिस किससे होता है?
ओके, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। ये जो आपको डिसीज दिए है इसमें वायरल डिसीज कौन सा है? डिफ्थेरिया, फिलेरियासिस, लेप्रेसी या इन्फ्लुएंजा। इन चारों में से वायरल डिसीज कौन सा है? फोर्थ, वेरी गुड, इन्फ्लुएंजा। हमने देखा था इन्फ्लुएंजा का वायरस भी होता है, राइट। अब जब आप पढ़ाई करोगे, एमसीक्यू का बुक लेके आप जब पढ़ाई करोगे तो तब ये सोचना है हमें कि हमें इस क्वेश्चन का तो आंसर आया, मतलब वायरस कौन सा है, तो इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिसीज। उसके बाद हमें क्या कैसे पढ़ना है, तो हम फिर से एक बार पहला ऑप्शन देखेंगे, डिफ्थेरिया। हमने आंसर इन्फ्लुएंजा लिखा है, मतलब डिफ्थेरिया तो वायरल नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो फिर डिफ्थेरिया किस चीज से होता है, ये हमें सोचना है। इज इट अ बैक्टीरिया, इट इज अ इज इट अ प्रोटोजोआन। हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्थेरिया नहीं देखा था, तो इसलिए शायद आपसे ये डिस्कस नहीं हुआ होगा। डिफ्थेरिया एक बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है, कोरिने बैक्टीरियम डिफ्थेरी, ऐसा उस बैक्टीरिया का नाम होता है। ओके, तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करते जाना है। फिर डिफ्थेरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है वो देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने, फिलेरियासिस, तो वो किससे होता है वो देख लिया। लेप्रेसी, लेप्रेसी के बारे में आप बता सकते हो मुझे? लेप्रेसी के बारे में हमने पढ़ा है। सो लेप्रेसी किससे होता है? टीबी नहीं, लेप्रेसी। आपको टीबी क्यों याद आ रहा है ये मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा उसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं, फंगाई से नहीं हो रहा है लेप्रेसी। टीबी का और लेप्रेसी का बैक्टीरिया का जो जीनस है, बैक्टीरिया का जो फर्स्ट नेम है वो सेम है। मतलब मैंने ये तो बता दिया कि जो लेप्रेसी है वो बैक्टीरिया से हो रहा है, उसका जो फर्स्ट नेम है दैट इज सेम। करेक्ट, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये हमने पढ़ा था। माइकोबैक्टीरिया के दो स्पीशीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज कर रहा है, और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री विच कॉजेस लेप्रेसी। ओके, तो शायद उसकी वजह से किसी को यहाँ पे टीबी याद आ गया, क्योंकि उसका बैक्टीरिया सेम है, माइकोबैक्टीरिया, और फिर उसका स्पीशीज डिफरेंट है। परफेक्ट, सो नाउ यस, तो हमें अब क्या देखना है, मैं वहां तक पहुंचती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो आज हम लोग थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ओके, हमें आज थोड़ा वैक्सीन के ऊपर पढ़ना है। हैव यू रेड समथिंग अबाउट वैक्सीन्स? आपने कहीं पे वैक्सीन के बारे में कुछ पढ़ा है? ओके, किसी ने, संकल्प ने पढ़ा है, तनुश्री ने नो आंसर दिया है, और किसी के कुछ राय है वैक्सीन के बारे में? आपने कहीं पे कुछ पढ़ा हुआ है पहले? यस, ईवा का भी आंसर आया, यस। ओके, तो ब्रीफ में जिन्होंने पढ़ा है उनमें से कोई लोग मुझे प्लीज जरा ब्रीफ में बता सकते हो वैक्सीन क्या होता है? Vaccine, yes, it is given in the form of injections, correct? It is directly injected. Something is injected into your body. But what is that something that is getting injected in your body? Yes, correct. Weak viruses. वायरस का ही एक फॉर्म, मैं आपको, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जो स्लाइड्स पे है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि वैक्सीन क्या होता है। ओके, तो वैक्सीन समझने के लिए पहले एक छोटी सी हमें टर्मिनोलॉजीज कुछ है या फिर कुछ ऐसी कंसेप्ट है जो हमें मालूम पड़नी चाहिए। हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है। ओके, उसका मतलब क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो किसी भी दवाई के बगैर, जब कोई फॉरेन मटेरियल यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी कुछ फॉरेन हमारे शरीर में आएगा उसके खिलाफ कुछ रिएक्शन देते हैं, उसके खिलाफ कुछ झगड़ा करते हैं, वॉर होता है दोनों के बीच में। जो वायरस जाएगा, जो बैक्टीरिया जाएगा, जो भी कुछ हमारे शरीर के अंदर जाएगा उसके बीच में और हमारे शरीर के सेल्स के बीच में एक वॉर होता है। ओके, तो वो सेल्स मेनली दो टाइप्स के हैं, एक तो टी सेल्स होते हैं और दूसरे एंटीबॉडीज होते हैं। Why I am directly using these terms? Because आपने अभी लेटेस्ट ये सारी टर्मिनोलॉजी सुनी है।
अभी हमने पढ़ा है कोरोना वैक्सीन निकल रहा है, इतनी स्टेज में है, उतनी स्टेज में है। तब हम न्यूज में ये सुन रहे हैं कि एंटीबॉडीज फॉर्म हो रहे हैं कोरोना के अगेंस्ट, टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ रही है। सुना होगा ना आपने। तो तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम है। ऐसा इमेजिन करें कि हमारे पास कोई दवा नहीं है, कुछ फार्मास्यूटिकल फील्ड इतना बढ़ा हुआ नहीं है, मेडिकल फील्ड बढ़ा हुआ नहीं है, तब से इंसान इस धरती पे है, और तब से बैक्टीरिया भी है और वायरसेस भी है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस एंटीबॉडीज और टी सेल्स। ओके, इज इट क्लियर? तो हमें क्या, और ये जो पर्टिकुलर हमारी रिएक्शन है बॉडी की, उसके टाइप्स होते हैं। जब पहली बार कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे शरीर में जा रहा है, तो हमें उसे रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी देर लगती है। आप ऐसे इमेजिन कर लो, आप पहली बार पढ़ रहे हो तब आपको लगने वाला टाइम, और जब आप वही कंसेप्ट रिवाइज करते हो, दूसरी बार पढ़ते हो, तब आपको लगने वाला टाइम, इसमें थोड़ा फर्क है। आपको पहले समझने में अगर 4 घंटे जा रहे हैं किसी कंसेप्ट को, वही कंसेप्ट जब आप दोबारा पढ़ते हो तब आपको शायद से 2-3 घंटे में आपका काम हो जाता है। तीसरी बार पढ़ोगे तो और कम समय लगता है, राइट? यही हमारे शरीर के इम्यूनिटी के साथ भी है। जब कोई नया वायरस या नया बैक्टीरिया बॉडी में आएगा, तो उसके खिलाफ जो सेल्स तैयार होंगे, उन्हें टाइम लगता है। पहली बार जब वो आते हैं, वो करते तो है, वो अच्छे से फाइट करते तो है, लेकिन वो तैयार होने के लिए उसे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जितना लगेगा उतना। दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर वायरस और आपके शरीर की कैपेसिटी। और जब दूसरी बार वही वायरस या वही बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारे शरीर के पास मेमोरी होती है कि पिछली बार ये आके गया था। मेमोरी सेल्स होते हैं, उन सेल्स को मेमोरी सेल्स बोलते हैं। वो याद रखते हैं कि पिछली बार ये चीज हमारे शरीर में आके गई है, और अगर पहली बार उसे 10 दिन लगे हैं, तो दूसरी बार 7 दिन लगते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर पहला बॉडी के सेल्स तैयार होने का जो पहला 10 दिन का पीरियड है, तब तक वो वायरस हमारा शरीर में कुछ बिगाड़ करता है, और उसके हमें सिम्टम्स दिखते हैं। मतलब अब कोरोना के केस में जैसे खांसी है, बुखार है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वायरस हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है थोड़ी सी अमाउंट में, इसलिए वो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। लेकिन जब वैक्सीन क्या करेगा? वैक्सीन मतलब वीक फॉर्म ऑफ वायरस। जो एक्चुअल वायरस है, उसकी जो इन्फेक्टिविटी है, मतलब जितना वो डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसकी, जितना बॉडी को हार्म करने की कैपेसिटी है, वो कम कर दी जाती है। ओके, उसे बहुत केमिकली या फिर कोई ट्रीटमेंट देके उसकी ये कैपेसिटी हम लैब में कम कर देते हैं, और फिर उससे हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अब वायरस हमारे बॉडी का कुछ बिगाड़ने के जितना तो रहा नहीं है, उससे कुछ करना तो नहीं आ रहा, मतलब सिम्टम्स आने जितना वो स्ट्रांग नहीं रह रहा है। लेकिन हमारी बॉडी को ये समझ में आता है कि कुछ नया अंदर आया है भाई, तो हमारी सेल्स जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो वैक्सीन लेने के बाद हमारी बॉडी सेल्स तैयार करना शुरू कर देती है, जो डिफेंसिव सेल्स है, जैसे कि टी सेल्स या एंटीबॉडीज, ये हमारी बॉडी खुद से बनाना शुरू कर देती है। और उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ने ये सेल्स बना के रख दिए, वैक्सीन का असर खत्म हो गया, वो वायरस हमारी बॉडी से चला गया। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी के पास मेमोरी है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमें फीवर नहीं आया, खांसी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, बट बॉडी में सेल्स तो तैयार होके गई है। अब जब एक्चुअल वायरल अटैक होगा, अब जब कोरोना वायरस घुसेगा या कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया घुसेगा, तो हमारे शरीर में वो इम्यूनिटी, वो सेल्स, वो एंटीबॉडीज तैयार है, जो इमीडिएटली अटैक करेंगी उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया पे, राइट? तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सिम्टम, मतलब अभी कोरोना वायरस पूरी शरीर में से जाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि 14 डेज लग रहे हैं। अगर वैक्सीन आ गया तो सबने अगर वैक्सीन ले लिया तो क्या होगा, सबके बॉडी में वीक फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस ही जाने वाला है। वैक्सीन इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज वो दवा नहीं है, वो कोरोना वायरस को ठीक नहीं कर रही, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रही है।
Okay, is it clear now what is a vaccine? सबको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन समझ लेने में? ये पहले समझ ही लो अच्छे से कि वैक्सीन इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज अ प्रिकॉशनल मेजर। ओके, अभी मतलब जो हम लोग कोरोना वायरस, अगर कोई बायोलॉजिकल फील्ड का नहीं है, जिसने कभी बायोलॉजी आगे पढ़ा नहीं, मतलब 10th के बाद बायोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इट इज नेचुरल कि उसे लगेगा कि वैक्सीन ये मेडिसिन है। मतलब कोरोना वायरस के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ अगर वैक्सीन आ गया, तो जिन्हें कोरोना एक्चुअली हुआ है उन पे हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, हम लोग जो उसका स्प्रेड है वो रोकने वाले हैं थ्रू वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन करने के बाद सभी लोगों में एंटीबॉडीज तैयार होंगी, और उसकी वजह से जब एक्चुअल कोरोना वायरस किसी के शरीर में एंटर करेगा, तो उसे जितने अभी सिम्टम्स दिख रहे हैं, ब्रेथलेसनेस, फीवर, जो इतने बड़े बड़े सिम्टम्स है वो नहीं दिखेंगे। ये वैक्सीन की कंसेप्ट है। ओके, तो जो जिसे कोरोना हो गया है या हुआ है उसके लिए वैक्सीन नहीं है, जो बाकी की बची हुई पॉपुलेशन है उनके लिए वैक्सीन है। इज इट क्लियर? अब वैक्सीन आने में इतनी देर क्यों लग रही है? ये कॉमन क्वेश्चन है कि इतनी देर क्यों, मतलब क्या है इतना करने में? अभी तक हमने कभी ये टॉपिक पे देखा ही नहीं है, इस टॉपिक को कभी हमने देखा नहीं, इतनी सीरियसली लिया नहीं। अब सारे उस वैक्सीन की तरफ दौड़ रहे हैं, राइट? वो आने में देर क्यों लगती है? क्योंकि हमें लेबोरेटरी में उस वायरस को अटेन्यूएट, उसका वीक फॉर्म तैयार करना है। मतलब एक्चुअल वायरस का कम फॉर्म, वीक फॉर्म हमें लेबोरेटरी में बनाना है। तो आप ये सोच सकते हो कि पहले वो वायरस आइसोलेट करना है, उसके बाद उसका वीकर फॉर्म बनाना है, और फिर वो किसी में इंजेक्ट करना है। इसमें हमेशा खतरा रहता ही है कि हमने लेबोरेटरी में बनाते वक्त तो उसका वीक फॉर्म कर दिया था, जब उस इंसान के शरीर में वो वायरस गया और अगर वहां पे वो एक्टिवेट हो गया, देन व्हाट विल हैपन? एक्चुअली हमें वायरस ही उस इंसान को दे दिया, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, राइट? हमने सोचा क्या था कि हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन गलती से उसके वीकर फॉर्म्स जो हमने बनाए लेबोरेटरी में, वो गलती से शरीर के अंदर गए और एक्टिवेट हो गए। अब जैसे कि वैक्सीन की ट्रायल्स होती है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे ट्रायल्स आपने सुनी होगी अभी न्यूज में। तो वो कैसा होता है कि पहले लेबोरेटरी एनिमल्स पे टेस्ट करेंगे, फिर बड़े लेबोरेटरी एनिमल्स में, फिर इंसानों में, हर एक में रिएक्शन थोड़ा थोड़ा अलग दिख रहा है, राइट? तो इंसान में जब वो वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, तो उसके बाद वो 14 दिन के लिए देखते हैं कि ये इंसान क्या सिम्टम्स दिखा रहा है। अगर वो इंसान को 3 दिन बाद फीवर आया, बहुत ज्यादा फीवर आया, ब्रेथलेसनेस होने लगा, दैट मीन्स द वैक्सीन इज नॉट यूजफुल, वी हैव इंजेक्टेड एक्चुअल कोरोना वायरस इन दैट बॉडी। और एनीथिंग, अभी कोरोना है इसलिए मैं कोरोना से बता रही हूँ, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, दिस कैन हैपन विथ पोलियो ऑल्सो। ओके, तो इसके ऊपर जो एक चीज है वो मैं आपको बताती हूँ कि कई सारी कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि वैक्सीन पे लोग भरोसा नहीं करते। ओके, लोगों का ऐसा कहना है, यूएस में भी कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि वैक्सीन, हम हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं देंगे। हमें पता है कि बच्चों को बर्थ के साथ ही वैक्सीन का डोज शुरू कर दिया जाता है टिल द एज ऑफ 15 और 20, कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो तब की तब देनी होती है। पता है आपको ये चीज? जो अभी 9th में है, 8th 9th में, वो उन लोगों ने अभी लेटेस्ट में कुछ ना कुछ वैक्सीन लिए होंगे। हम जब स्विमिंग करने के लिए एडमिशन लेते हैं, तो स्विमिंग से पहले कुछ वैक्सीनेशन कंपलसरी होता है, उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि मैंने ये वैक्सीन लिया है। जब पिछली बार हमने शायद इसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ आयरन की चीज अगर हमारे पैर को वगैरह लग गई, तो हमें एक वैक्सीन दिया जाता है, टिटेनस का वैक्सीन दिया जाता है। डॉग बाइट पर रेबीज वैक्सीन दिया जाता है। मतलब क्या? अटेन्यूएटेड वायरल फॉर्म्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो कुछ कंट्रीज है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन पे नहीं मानते। वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों ने अगर आप पे भरोसा करके वो वायरस हमारे बॉडी में डाल दिया, और अगर वो एक्टिवेट हो गया, तो वैसे भी कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स होके
शरीर को नुकसान करवाना ही है। तो अगर भगवान की मर्जी है कि कुछ हो जाए तो वो अपने आप ही हो जाएगा। हम लोग वैक्सीन नहीं करेंगे, हम लोग प्रिवेंशन नहीं करेंगे। ओके, बट इट इज नॉट 100% ट्रू, नॉट एट ऑल ट्रू। अब हम लोग देख सकते हैं, हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, तो उसमें पोलियो आ गया। पोलियो का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, पोलियो का भी हमारे पास इलाज नहीं है। पोलियो का वैक्सीन है हमारे पास, जो 2 बूंद जिंदगी के है, जो अराउंड 5th एज तक दिया जाता है। राइट तो उस एड से हमें क्या पता, मतलब वो अमिताभ बच्चन जी जो एड करते हैं 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो इज अ वैक्सीन। वो वैक्सीन बचपन में दिया जाता है, मतलब पोलियो का ही डोज, एक्चुअल वायरस का डोज हमें वो देते हैं, जिसकी वजह से तब हमें एंटीबॉडीज तैयार होती है, तब हमें टी सेल्स तैयार होते हैं, जो ये याद रखते हैं कि अगर लाइफ टाइम कभी भी अगर हम पोलियो वायरस से एक्सपोज हो गए तो हमारे पास वो मेमोरी है और इमीडिएटली वो वायरस मारा जाएगा। परफेक्ट। तो आई अज्यूम दैट अब सबको, अब जो मुझे बताना था वैक्सीन के बारे में वो मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उनके डिटेल्स और क्या क्या है। सो yes, vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease। जो हमने जैसे बोला है वैसे ही है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। बायोलॉजिकल है मतलब उसमें वायरस, बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ लिविंग थिंग तो आ ही गई। एंड विच इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। अ वैक्सीन टिपिकली कंटेन्स एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वैक्सीन में ऐसा कुछ एजेंट है जो वो डिसीज कॉजिंग एंटिटी के जैसा है, सिमिलर है, एंड इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड और किल्ड फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स और इट्स टॉक्सिन्स। अब ये जो चीजें हैं ये हमें डिटेल में पढ़नी है। मैंने वैक्सीन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे दी थी, अब हमें इस पे डिटेल देखना है। इन्होंने डेफिनेशन में ही कैसा लिखा है देखिए, इट इज ऑफन मेड फ्रॉम वीकेंड, मतलब जो वीक किए गए हैं वैसे, या फिर किल किए गए हो, मार दिए हो, ऐसे माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स हम वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं। The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as foreign, destroy it, and remember it. This is the most important thing, to remember it, so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms if it encounters in future. Okay. तो ये रिमेंबर, ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। मतलब हमारी बॉडी ने उस वायरस को, उस माइक्रोब को, उसके स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, अगर हमारी बॉडी भूल गई, हमारी बॉडी के पास मेमोरी नहीं होती कि क्या है ये, ऐसा अगर हर बार हो जाता कि वायरस आ गया, वैक्सीन ले लिया, उस पर एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर ली, तब के तब वॉर कर लिया, बात खत्म, उसके बाद बॉडी ने कुछ याद नहीं रखा, तो वैक्सीन ऐसी कुछ टर्म आती ही नहीं। राइट उसका कुछ यूज ही नहीं होता। ये आगे हमें काम करता है, फ्यूचर में वो वायरस मारने के लिए काम करता है, इसलिए वैक्सीन ये कंसेप्ट आया है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वैक्सीन। आइडियल वैक्सीन में हम क्या कैटेगराइज करेंगे, तो द वन विच विल प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, जैसे कि पोलियो की है, हम सिर्फ 5th एज ग्रुप तक लेते हैं, बट द इम्यूनिटी दैट इज प्रोवाइडेड इज लाइफ लॉन्ग। लाइफ में मैं अगर 60th एज पे भी पोलियो वायरस को एक्सपोज हो गई तो भी मेरे पास उसके खिलाफ इम्यूनिटी है। शुड इंड्यूस बोथ ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये अब थोड़ा सा अलग है, इम्यूनिटी के डिटेल्स में है, आपको पता है, कहीं पे पढ़ा है, याद है, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ह्यूमोरल और सेल्यूलर इम्यूनिटी, हमने अभी ऐसे 2 वर्ड्स देखे वैक्सीन के आइडियल प्रॉपर्टी में, ह्यूमोरल और सेल्यूलर। नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब जो एंटीबॉडीज है वो, और जो मैं टी सेल्स बोल रही हूँ दैट इज सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो अब भी के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, एंटीबॉडीज तैयार होती है वो ह्यूमोरल है, टी सेल्स तैयार होते हैं वो सेल्यूलर है। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। So should not induce autoimmunity or hypersensitivity।
ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या, कि खुद के ही सेल्स मारना बॉडी ने शुरू कर दिया, या फिर बहुत ज्यादा उस वैक्सीन का ही रिएक्शन आ गया। शुड बी इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इजी टू स्टोर एंड एडमिनिस्टर। ये तो है ही, मतलब पोलियो का वैक्सीन फ्री में दिया जाता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, राइट। वो जो 2 बूंद जिंदगी के है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे भारत, पूरे इंडियन पॉपुलेशन के लिए। दैट वैक्सीन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इमेजिन हमारा गवर्नमेंट उस पर कितना पैसा खर्च कर पाएगा। अगर उसका खर्चा बहुत सारे करोड़ों रुपए में जाता तो फिर गवर्नमेंट वो अफोर्ड कर पाता कि हर एक को हमें 2 बूंद जिंदगी के देने हैं, 2 बूंद पोलियो वैक्सीन देना है, और वो उसका खर्चा गवर्नमेंट को करोड़ों में जाने वाला है। तो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू गिव इट फ्री। बट उसे फ्री में या कम दाम में देने के लिए क्या जरूरी है कि वो वैक्सीन ऐसा बनना चाहिए जो आसानी से मिल जाए, जो कम दाम में मिल जाए, और जिसका स्टोरेज करना भी इजी हो। ऐसा हो गया कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत आसान है, बट उसे स्टोर करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी लगने वाली है, तो फिर भी उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंपार्ट करके कब तक हम वैक्सीन स्टोर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें भी आइडियल वैक्सीन में इंक्लूड होती है कि इम्यूनिटी अच्छे से रहनी चाहिए। आपने ये कभी न्यूज में कहीं पे सुना कि कोरोना का वैक्सीन, कुछ वैक्सीन इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं दे दी। ऐसा भी कई बार किसी न्यूज में आ रहा है कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो हर 3-4 महीने बाद लेना पड़ेगा। ऐसा सुना है आपने? हैव यू हर्ड, रेड अबाउट दिस, दैट कोरोना का वैक्सीन अगर आ गया, वी विल नीड टू टेक इट आफ्टर 3 to 4 months रेगुलरली? नो, आपने नहीं सुना ऐसा? ओके, किसी ने भी नहीं सुना है? ओके, तो ऐसा बोलते हैं, मतलब इट इज नॉट श्योर, अभी तक वैक्सीन आया ही नहीं है, इसलिए हमें कुछ पता भी नहीं है उसके बारे में पक्का। लेकिन बीच में ऐसी एक ट्रायल हो गई जिसमें उन्हें ऐसा पता चला कि जो एंटीबॉडीज हमारी शरीर बना रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम होता जा रहा है। 3-4 महीने में वो कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया, और हमने वैक्सीन के प्रॉपर्टी में देखा द बॉडी शुड रिमेंबर इट। रिमेंबर को वहां पे डबल इन्वर्जन दिया था कि याद अगर हमारी बॉडी रखेगी ही नहीं तो उसका कोई ऑप्शन, मतलब कुछ हो नहीं सकता उसका। 3-4 महीने में एक बार इंजेक्शन लगवाना है, ये नहीं कर सकते ना। इसलिए वैक्सीन ऐसा भी चाहिए कि जो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज। वैक्सीन्स मस्ट ऑल्सो बी परसीव्ड टू बी सेफ। The vaccine vial may contain relevant antigen, adjuvant, preservatives, traces of proteins. ये सब कुछ ठीक है, इसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ वायरस की वैक्सीन की आइडियल प्रॉपर्टीज जो चारों दी है वो याद रखनी है। ओके, उसने दोनों टाइप की इम्यूनिटी इंड्यूस करनी चाहिए, उसके कोई रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, उसकी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आनी चाहिए, और वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। प्रोडक्शन में भी उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कम पैसे में होना चाहिए, उसका स्टोरेज भी कम पैसे में होना चाहिए। ओके, सो इसके बाद टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब हम लोग एक्चुअल इसमें जाने वाले हैं कि वैक्सीन के कौन से टाइप्स है। एक कभी कभी आपने ऐसा आपके साथ हुआ है या किसी पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ है, वैक्सीन लेके आया, जहाँ पे वैक्सीन लिया था, जहाँ पे इंजेक्ट किया था, वहां पे कुछ सूजन आ गई, वहां पे थोड़ा दर्द हो रहा था 2-3 दिन बाद। जब इंजेक्ट करते हैं तब तो दर्द होता ही है, यस। उसके बाद और भी एक रिएक्शन आता है, किन किन बच्चों को फीवर आता है। वैक्सीन लेने के बाद 2-3 बार थोड़ा सा बुखार आता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे पास लेके आओ, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा फीवर आता है, थोड़ा टेम्परेचर राइज होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस? यस। व्हाई इज इट सो? बिकॉज वो इनएक्टिवेटेड वायरस गया है ना, तो वायरस के खिलाफ रिएक्शन दिया बॉडी ने और उसकी वजह से फीवर आया। ओके, बायोलॉजिकली फीवर, स्नीजिंग ऑल आर गुड साइंस ऑफ हेल्थ। टेम्परेचर बढ़ना ये एक अच्छी साइन है। क्यों? हमारी बॉडी को क्या लगता है कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसा है,
वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस को घुसा है, राइट। तो हमारी बॉडी क्या ट्राई करती है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तो वो टेम्परेचर की वजह से वो बैक्टीरिया या वायरस मर जाएगा, ये हमारी बॉडी सोचती है, और इसलिए बॉडी का रिएक्शन है फीवर। ओके, इफ देयर इज वेरी स्लाइट इन्फेक्शन, आपको अगर कुछ छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी खांसी हुई है, और आपने अगर ऐसा किया कि कभी ऐसा ट्राई किया है कि डॉक्टर के पास गए ही नहीं, सर्दी खांसी हुई, थोड़ा सा बुखार भी आ रहा है, पर डॉक्टर के पास नहीं गए हैं आप लोग, तो आप लोग ठीक हो गए, राइट। हमें डॉक्टर के पास जाके हम 2 दिन में ठीक होते हैं, घर पे रह के हम 4 दिन में ठीक होंगे, लेकिन ठीक तो होंगे ही, क्योंकि हमारी बॉडी की सिस्टम इतनी अच्छी है कि वो खुद फाइट ऑफ कर देती है वो वायरस को, वो बैक्टीरिया को, जो भी कोई अंदर गया है हमारे शरीर में, राइट। तो फीवर आना इज ऑल्सो गुड साइन, हमारी बॉडी कुछ रिएक्शन दे रही है, इसी वजह से वो बुखार है, बॉडी ने इसलिए टेम्परेचर अपने आप बढ़ाया है ताकि वो उस बैक्टीरिया को, वायरस को मार पाए। एक पर्टिकुलर रेंज के अबव टेम्परेचर जाना इज नॉट गुड, अगर आपको बुखार है यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर, दैट इज मैंडेटरी, कि जब बुखार हो, कोई भी तकलीफ हो, हम डॉक्टर को विजिट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा बता रही हूँ कि फीवर इज ऑल्सो साइन ऑफ योर इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी काम कर रही है। सर्दी, छींक आना, छींक से क्या ट्राई होता है कि वो जो वायरस अंदर गया है वो हमारे शरीर से बाहर फेंका जाए, इसलिए छींक आती है, इसलिए खांसी आती है, वो बॉडी का रिएक्शन है। ओके, इज इट क्लियर? तो अब हम वायरस के वैक्सीन के टाइप्स पढ़ेंगे। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, व्हेन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स आर मेड द बैक्टीरिया आर कंप्लीटली किल्ड, यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया को पूरी तरह से मारा गया है यूजिंग अ केमिकल, यूजुअली फॉर्माल्डिहाइड, किसी भी केमिकल से बैक्टीरिया को मार दिया। डेड पीसेस ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पुट इनटू द वैक्सीन, ये जो डेड पीसेस है उन्हें वैक्सीन में डाल दिया, मतलब उस वायल में डेड पीसेस ऑफ बैक्टीरिया डाल दिए। बिकॉज द एंटीजेंस आर डेड, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज वैक्सीन्स इज टू वेयर ऑफ ओवर द टाइम, रिजल्टिंग इन लेस लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। अब यहाँ पे आपने देखा कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार दिया है, राइट। बैक्टीरिया का कोई भी कुछ भी नहीं बचा, उसके एंटीजेंस को टुकड़ों में बांट दिया है, मतलब बैक्टीरिया के जो सरफेस है, बॉडी सरफेस है, उसे टुकड़ों में बांट दिया है, और उसकी वजह से क्या हुआ, और वो टुकड़े हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिए और बॉडी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जब शरीर में दिए जाते हैं, तब जो इम्यूनिटी तैयार होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि क्या होता है, वो सिर्फ एक फ्रैगमेंट्स में गए हैं, तो वो फ्रैगमेंट के अगेंस्ट थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो तैयार हो जाती है, बट दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट एज मच एज लॉन्ग एज इट इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, टिटेनस का जैसा वैक्सीन है, टिटेनस के वैक्सीन में आप मतलब एक बार कोई इंसान को वो लोखंडी या फिर आयरन की जो चीज है, वहां पे कहीं पे पैर गिर गया, वहां पे कुछ लग गया आयरन की चीज से, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गिव्स अस द टिटेनस का वैक्सीन, राइट। दूसरी बार अगर 2 महीने बाद फिर से हमें किसी आयरन की चीज से हमारा कुछ टकरार हो गई और कुछ ईजा हो गई, तो क्या डॉक्टर ऐसा कहते हैं हमने पिछले मतलब 2 महीने पहले ही दिया था, अभी कोई जरूरत नहीं है, 2 महीने या 2 साल पहले दिया था, अभी जरूरत नहीं है? इज इट द केस? या वैक्सीन इज गिवन, वैक्सीन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो टीटी का जो वैक्सीन दिया है उसकी इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो उतने समय के लिए ही है, जब आप वायरस से एक्सपोज हो गए तब आपको वो इंजेक्शन लेना पड़ा, जब आप उस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गए, टिटेनस बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो जब आप उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गए, आपको वैक्सीन दिया गया, उसके बाद आपको कुछ हुआ नहीं, बट 2 साल बाद फिर से आपका ऐसा इनकाउंटर, मतलब किसी आयरन चीज के साथ कुछ हो गया, तो फिर से वैक्सीन लेना पड़ता है, इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। और ये केस हमारा पोलियो के साथ नहीं है, इसलिए वो नहीं है पोलियो के साथ, क्योंकि पोलियो की इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग है, और वो क्यों है वो हम लोग अगले टाइप ऑफ वैक्सीन में पढ़ लेते हैं इमीडिएटली।
Okay, so multiple doses of inactivated vaccines are usually necessary to provide the best protection. Okay, तो मल्टीपल डोसेस, हर एक बार इसका डोज प्रोवाइड करना पड़ता है. द बेनिफिट ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज दैट देयर इज zero chance of developing any disease related symptoms like allergic reactions or allergic reactions are possible but extremely rare. तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का हमने देखा, उससे लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी तो हमें नहीं मिल रही है, मल्टीपल डोसेस लगने वाले हैं. तो फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लेना क्यों है? क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि देयर आर ऑलमोस्ट 0% चांसेस दैट the bacteria or virus will get activated and will cause the symptoms or disease itself. तो इसलिए inactivated vaccines are the safest ones. सेफ्टी के हिसाब से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बेस्ट है, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी रिएक्शन नहीं आगा. एलर्जिक रिएक्शंस थोड़ी सी आ गई तो वो ठीक है, मतलब थोड़ी सी सूजन होना जहां पे इंजेक्शन दिया है, दैट इज ओके, बट फीवर भी नहीं आएगा या फिर कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. Examples of inactivated vaccines are hepatitis A, hepatitis B, polio virus. Polio virus के दो टाइप से है, वो भी हम पढ़ेंगे. पोलियो वायरस, hemophilic influenza type B, meningococcal, pneumococcal, and the injected form of influenza. Now, the next one is life attenuated vaccines. अब यहाँ पे live मतलब जो actual living thing का है वो, attenuated मतलब weakened form. अटेन्यूएटेड का मीनिंग है वीकेंड, एबिलिटी कम कर दी हो ऐसा. लाइफ अटेन्यूएटेड बेसिकली मीन्स अलाइव बट वेरी वीक. दीज वैक्सीन्स आर मेड व्हेन द वायरस इज वीकेंड टू सच अ लेवल दैट दे रिप्रोड्यूस ओनली अबाउट 20 टाइम्स इन द बॉडी. कोई भी चीज, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जब वायरस या कुछ भी हमारे शरीर में जाता है, उसकी तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस करके फैल जाता है, इसलिए वो हर एक चीज पे कोई ना कोई डैमेज करता जाता है. ब्लड में, लंग्स में, किडनी पे, कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है. तो अगर हम उसका रिप्रोडक्शन कम कर दे तो हमने उस पर थोड़ा सा तो कंट्रोल कर ही दिया है. When the vaccine is made, the virus or bacteria is weakened in the laboratory to the point where it's alive and able to reproduce but can't cause serious illness. This sentence is important. Laboratory में उसके ऊपर कुछ ऐसा किया जाता है जिसमें वो जो बैक्टीरिया या वायरस है वो वीक तो हो रहा है, और ऐसे पॉइंट पे वीक हो रहा है जहां पे वो लिविंग रहेगा. जैसा हमने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में पढ़ा, वो पूरा का पूरा मर नहीं जा रहा है. इट इज लिविंग, इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस, but it is not able to cause any serious illness in the body. Its presence is enough to cause the immune system to produce antibodies to fight off the disease in future. Okay? तो उसका काम क्या होता है कि इतनी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना कि वो डिसीज को फाइट ऑफ कर सके जब फ्यूचर में वो वायरस या वो बैक्टीरिया बॉडी में आ जाएगा. और उसका प्रेजेंस सिर्फ इतना ही है और वो सीरियस इलनेस कॉज नहीं करेगा वो वैक्सीन. ऐसा लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में है. दे टिपिकली प्रोवोक मोर ड्यूरेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, मतलब लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी लाइफ अटेन्यूएटेड वायरस से मिलती है. एंड आर प्रेफर्ड फॉर हेल्दी एडल्ट्स. जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है उनमें ही लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन देना फिजिबल है. राइट अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, उस पे हम लोग लाइव वैक्सीन देके और प्रेशर डाल रहे हैं. उसकी वजह से क्या होगा, शायद वो वायरस बॉडी में जाके जो वीक फॉर्म है वो एक्टिवेटेड फॉर्म होके कुछ इंजरी ही प्रोड्यूस करेगा. तो इसलिए जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन दिया जाता है. Examples include the viral diseases yellow fever, measles, rubella and mumps, and the bacterial disease typhoid. तो इनके खिलाफ हमें लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स मिलते हैं. पोलियो का भी जो अब यूज किया जाता है दैट इज लाइव अटेन्यूएटेड वायरस. लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन पोलियो के खिलाफ है. पोलियो के खिलाफ दो टाइप के वैक्सीन्स है. एक टाइप जो है वो इनएक्टिवेटेड का भी है
और दूसरा टाइप जो है वो लाइफ अटेन्यूएटेड भी है। आपने ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी एंड केपीवी ऐसा दो सुना है कभी एड में या कहीं पे देखा है? ओपीवी एंड केपीवी. So the OPV is oral polio vaccine, which is usually given, and KPV is killed polio vaccine. तो जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो किल्ड पोलियो वैक्सीन होता है, which is not currently used. The currently used vaccine for polio is OPV, that is oral polio vaccine, which is live attenuated vaccine. Okay, so you have to remember this कि पोलियो का वैक्सीन कौन सा यूज किया जाता है. आप लोगों को जब टाइम मिलेगा लेक्चर के बाद तब आप एक, मुझे एक्चुअल साल याद नहीं है बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि किसी एक साल में ऐसा हुआ था कि पोलियो वैक्सीन जब बना रहे थे वो लोग लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाया और उसका वीकनिंग का प्रोसेस, अब ये बैच में होता है वीकनिंग का प्रोसेस वगैरह, तो वो एक बैच में ऐसा हो गया कि वो पोलियो वैक्सीन बनने की जगह लोगों में एक्चुअली पोलियो वायरस चला गया. ओके, सो मैंने ऐसा पढ़ा है कहीं पे बट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर जब ये हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए बिकॉज इट इज अ बिट सीरियस मैटर, राइट. कभी ऐसा हुआ भी है कि गलती से उसका वीकनिंग कम हो गया, उसका वीकनिंग का जो प्रोसेस है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो it is highly possible that you are injecting directly a virus into the body, right? तो ये कभी तो हुआ है, तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन दैट ऐसा कब हुआ है पोलियो वैक्सीन के साथ और कैसे हुआ है. तो पोलियो वायरस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है और लाइफ अटेन्यूएटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड द वन विच इज गिवन राइट नाउ इज ओरल पोलियो वैक्सीन. ओके, नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. अब ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हमें जाना है. तो अभी तक का आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है वैक्सीन क्या है, उसका इस्तेमाल कैसा है, इनएक्टिवेटेड क्या है और लाइव अटेन्यूएटेड क्या है. यहाँ तक सब कुछ पता चला है? एक बार बता दीजिए. परफेक्ट, वेरी गुड. इसमें कोई डाउट नहीं आएगा. कोई क्वेश्चन आएगा तो you should be able to solve that question depending on vaccine. मतलब वैक्सीन क्या होता है उसका आंसर आपको आना चाहिए. दैट अटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ वायरस या वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस या लाइव वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस या बैक्टीरिया, जो भी कुछ है, जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें से आपको सही चूज करना है. वैक्सीन इज डैश मतलब एक प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिकॉशनरी मेजर है या मेडिसिन है, तो वहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर. हमें डिसीज ना हो इसके लिए पहले हमें वैक्सीन लेना पड़ता है. ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी आपको. एक है जो पोलियो वैक्सीन के बारे में मैंने बताया वो, और दूसरा वैक्सीन की खोज कैसे हुई थी वो एक देख लीजिए. आप गूगल पे आपको मिलेगा कि हाउ वैक्सीन वाज फाउंड. ओके, उसका जो साइंटिस्ट है उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर. ओके, इन्होंने वैक्सीन का शोध लगाया है. पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक. वेट, पेनिसिलिन का अलग है, इट्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक इज कंप्लीटली अनदर कंसेप्ट. ओके, और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है. वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर के नाम पे है. ओके, तो वैक्सीन की खोज कैसे हुई थी, कौन से डिसीज पे हुई थी पहले, वो चेक कर लीजिए. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो स्टोरी पढ़ के ही हमें पता चल जाता है कि वैक्सीन का रोल क्या होता है. ओके, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन स्मॉल पॉक्स. काउज में स्मॉल पॉक्स से एक मेड है. इसके ये मैंने स्टोरी का बता दिया था कि आप कुछ अलग ही स्टोरी ना पढ़ लो, इसलिए मैंने बता दिया कि उसमें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काऊ, एक काऊ मेड, मिल्क मेड, ये सारे आ जाएंगे. ओके, ही ट्राइड ऑन हर डॉटर. आई डोंट नो दैट पार्ट कि उसने आगे उसका कैसे
प्रोसेस कर लिया, बट उसके दिमाग में ये आया कैसे कि हम वैक्सीन इस नाम का कुछ निकालेंगे। ओके तो हाँ, वही मैं नहीं जानती कि वेदर ही ट्राइड दैट ऑन हिज डॉटर और नॉट, आई डोंट नो दैट पार्ट, बट मैंने जो आपको स्टोरी का पहला पार्ट बताया है वो एक बार चेक कर लीजिए कि उसके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि ये वैक्सीन ऐसा काम कर गया ये। ओके, टेक योर टाइम, रीड दैट स्टोरी, और हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे कि क्या था वो। आपने लास्ट लेक्चर का होमवर्क किया है? लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा कहा था कि कुछ डिसीजेस और उनके कॉजेटिव एजेंट्स ढूंढने हैं, आपने ढूंढे वैसे? परफेक्ट, तनुश्री का यस आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको पढ़ने के लिए वो चांस दूंगी लास्ट में लेक्चर के, हम लोग क्विकली जो थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन है वो फिनिश कर देते हैं और उसके बाद वो डिसीज और कॉजेटिव एजेंट पढ़ते हैं। ओके, सो recombinant vector vaccine, by combining the physiology of one microorganism and the DNA of the other, immunity can be created against diseases that have complex infection process. अब जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस है जिनमें हम ना तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज कर पा रहे हैं और ना ही हमें किल्ड वैक्सीन यूज कर पा रहे हैं, तो वहां पे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। ओके, ये पूरा का पूरा एक बड़ा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें रिकॉम्बिनेशन, डीएनए आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वेक्टर्स आएंगे। तो हम ब्रीफ में थोड़ा सा जितना हमें एग्जाम के लिए लगेगा उतना समझ लेंगे। देयर आर 4 जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स करेंटली अवेलेबल। ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन से पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड by insertion of a segment of the hepatitis B virus gene into the gene of yeast cell. The modified yeast cell produces pure hepatitis B surface antigen when it grows. तो हमें याद क्या रखना है, हेपेटाइटिस बी का हमने देखा था कि लाइव वैक्सीन, सॉरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी है हेपेटाइटिस बी के लिए, और जो ज्यादातर यूज किया जाता है दैट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन भी बन चुका है। नेक्स्ट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, विच आर यीस्ट में डाल के तैयार कर लेते हैं। तो ऐसा एक है हेपेटाइटिस। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन किन डिसीज पे लिए, डिसीजेस के लिए है वो याद रखिए। हेपेटाइटिस बी के लिए एक है, दूसरा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट इज एचपीवी, उसका शॉर्ट फॉर्म है एचपीवी, उसके लिए है। थर्ड लाइव टाइफॉइड वैक्सीन, लाइव टाइफॉइड वैक्सीन। अब यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी को लाइव ही रखने वाले हैं, लेकिन उसका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर फॉर्म वैक्सीन में डाल के वो पर्टिकुलर लाइव टाइफॉइड वैक्सीन किया गया है। एंड लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन ऐसे करंटली अवेलेबल है विच आर मेड बाय रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टेक्नोलॉजी, और जो बहुत मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी है उससे ये 4 बने हैं। ओके, और इसके बाद वाला टाइप है डीएनए वैक्सीनेशन, जिनमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है। डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है कहीं पे? डीएनए, आरएनए कुछ ऐसा नहीं? ओके, किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं? तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके हिसाब से ये किया जाता है। इतना ही याद रखिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी डिटेल्स में ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे उसके। डीएनए, आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। मैं सिर्फ डीएनए का, डीएनए वैक्सीन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। DNA vaccination in recent years, a new type of vaccine called DNA vaccination has been created from an infectious agent's DNA. मतलब वो बैक्टीरिया का, वो वायरस का, वो प्रोटोजोआन का डीएनए यूज किया जाता है। As in complex diseases, the DNA quantity of infection changes, thus no vaccine works on it. DNA vaccine works by insertion and expression. ये बहुत सारा है, इसके डिटेल्स में हमें नहीं ही जाना है। ओके, हमें याद सिर्फ इतना बेसिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है
वो दो बेसिक पहले वाले जो हमने पढ़े थे वो थे लाइव अटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कौन से डिसीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन, इज इट वैक्सीन अगेंस्ट HIV? HIV के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल है? संकल्प का आंसर आया नो, अविनाश जी का नो, करेक्ट। नहीं, नहीं है। HIV के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है, इसीलिए तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है उस डिसीज ने, राइट? सो देर इज नो वैक्सीन अवेलेबल टिल डेट अगेंस्ट HIV। इबोला वायरस जो बीच में आया था, इबोला वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हो गया है। इबोला वायरस पढ़ा है आपने कभी? देयर वर ट्रायल्स ऑन दैट वैक्सीन ऑल्सो, बट अल्टीमेटली इबोला का ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस हो पाया। ओके, कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं। आपने कभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नेचुरली तैयार होती गई लोगों में। वैक्सीन का एम क्या है? एंटीबॉडीज तैयार करना। अब जैसा धारावी के केस में, मुंबई के धारावी के केस में आपने न्यूज में देखा है हर्ड इम्यूनिटी, ऐसी कंसेप्ट आपने सुनी? न्यूज में बहुत बार ये बोला था हर्ड इम्यूनिटी आई है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, वायरस से थोड़ी सी अमाउंट में एक्सपोजर होता है और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उतने ही एरिया में इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और जिसकी वजह से वैक्सीन की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कोई उस पर्टिकुलर वायरस से, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट भी नहीं होता। सो दैट केस कैन ऑल्सो हैपन। किन किन रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन आने से पहले, मतलब वैक्सीन की इतनी ट्रायल्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका म्यूटेशन, ये सब कुछ देखते हुए किन लोगों का ऐसा भी एक ओपिनियन है कि जब तक इसका वैक्सीन आएगा हर एक के शरीर में अपने आप से ही कोरोना के एंटीबॉडीज, कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार होते जाएंगे। बट दैट इज अगेन अ थियोरी, दैट इज नथिंग इज फुल प्रूफ अबाउट कोरोना येट। कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा भी एक ओपिनियन है कि जब तक वैक्सीन आएगा पीपल माइट हैव डेवलप्ड दैट इम्यूनिटी देमसेल्व्स, खुद से ही वो इम्यूनिटी तैयार होती गई होगी। देयर आर दीज चांसेस ऑल्सो। Okay, so we have talked a lot of about vaccines today. Please read about them. और ज़्यादा डिटेल में you can read about vaccines on Google. कौन से वैक्सीन अवेलेबल है, कौन से वैक्सीन बन रहे हैं, कौन से स्टेज में है, ये पढ़ सकते हो। या फिर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है वो एडवर्ड जेनर वाली स्टोरी आपको पढ़ना इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो तनुश्री, आर यू रेडी टू रीड अबाउट दैट इन्फेक्शन डिसीज? Okay, you told yes for that you, and okay, no problem. So किसी ने नहीं किया होमवर्क क्लास टाइम का, या किसी ने किया है? इन्फेक्शन मतलब कॉजेटिव एजेंट और द डिसीज एंड द डिसीज कॉज्ड बाय दैट पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट। सिम्टम्स वगैरह की हमें जरूरत नहीं थी, किसी भी कुछ भी, बैक्टीरिया उसका एक डिसीज, वायरस उसका एक डिसीज, या 5 बैक्टीरिया उनके डिसीजेस, ऐसे लिस्ट हमें बनानी थी। हैव यू मेड दैट लिस्ट, एनी वन ऑफ यू? किसी ने बनाई है ऐसी लिस्ट? प्लीज राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं बनाई है तो नेक्स्ट लेक्चर में बना दीजिए, बट बनाइए, क्योंकि क्या होगा हमारे लेक्चर में, अब मैं छोड़ के 8 लोग हैं, देर आर 8 स्टूडेंट्स, राइट? तो 8 लोगों ने अगर 5-5 दिए तो हमारे सामने कुछ रिपीट भी हो गए तो भी अराउंड 30 तो डिसीजेस और उनके कॉजेटिव एजेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक इंसान को मैं एक बार बताऊंगी कि बैठ के 30 ऐसे निकालो डिफरेंट, तो इट विल बी डिफिकल्ट। अगर हम वही एक्सरसाइज करके लेक्चर में डिस्कस करते हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। अभी तक बनाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। बट अगले लेक्चर में बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए ही है। Yes, I'll tell the assignment again. You have to search
on Google or on any platform that the disease causative agent, for example बैक्टीरिया है, मतलब जैसे कि हमने अभी देखा है कि साल्मोनेला टाइफी, उससे कौन सा डिसीज होता है, टाइफॉइड, और साल्मोनेला टाइफी क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन है, तो उसके सामने बैक्टीरिया। उसके बाद अगर आपको मिला इन्फ्लुएंजा वायरस, उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और वो एक वायरस है। नेक्स्ट थर्ड आप ऐसा लिख सकते हो, कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थेरी, उसकी वजह से हो गया डिफ्थेरिया, और वो एक बैक्टीरिया है। पोलियो, पोलियो वायरस, उसकी वजह से हो गया पोलियो, और वो एक वायरस है। ओके, ऐसे ही आप प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ सकते हो, फंगस के बारे में पढ़ सकते हो, मतलब जो भी कोई डिसीज है उसके बारे में ऐसा लिखना है। एंड फोकस दैट दीज डिसीजेस आर कॉमन, जो अभी जिनके नाम ज्यादा है वैसे, जो फ्रेश है, फ्रेश इमर्जिंग है, या जो इरेडिकेटेड है कंप्लीटली, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वगैरह था हमारी जो लिस्ट थी उसमें इरेडिकेटेड में, वैसे। ओके, तो उस हिसाब से पढ़ते जाइए कि कौन सा डिसीज है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, और वो कौन है। ऐसा मिनिमम 5, ज्यादा मिल गए तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन डू दैट एटलीस्ट फॉर 5 डिसीजेस और एंड कॉजेटिव एजेंट्स। इज इट क्लियर नाउ क्या करना है आपको? एंड वी विल डिस्कस दोज कॉजेटिव एजेंट्स इन लेक्चर। ओके, तो जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जब भी हमारा डिस्कशन चालू होगा, हर एक वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, उनकी मतलब पॉजिटिव एजेंट की डिसीज की लिस्ट बनाएगा, ताकि आई अज्यूम दैट इफ वी आर टोटल 9 पीपल, हमारे एटलीस्ट 30 डिसीजेस नए होंगे। रिपीट तो होगा ही, हर एक को अलग अलग मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग वही गूगल पे जाके टाइप करने वाले हैं और वही सामने आने वाला है। बट ट्राई करो ऐसा कि जो हमने लेक्चर में नहीं डिस्कस किए हैं, और जो फ्रेश है या जो इरेडिकेटेड है, ऐसे डिसीजेस, और जो इंडिया में ज्यादा उसका असर है, ऐसे डिसीजेस पढ़िए, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे पढ़ेंगे। ओके, perfect. So for now, thank you and bye. We'll meet in the next lecture.